नमस्ते दोस्तों। आप और मैं हम सब दिन में सैकड़ों बार ये करते हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, दोस्तों का मैसेज देखना, चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछना या नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा मूवी देखना, ये सब हमारी उंगलियों के एक इशारे पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक क्लिक के पीछे आपको असली कीमत क्या देनी होती है? हम सब क्लाउड के बारे में जानते हैं, बात करते हैं जैसे कि हमारा डेटा हवा में कहीं तैर रहा है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है और भौतिक है। हमारा डिजिटल जीवन चलता है इन विशालकाय इमारतों से, जिन्हें डेटा सेंटर्स कहते हैं। यह हमारे डिजिटल ब्रह्मांड के दिल और दिमाग है। जब भी हम डेटा सेंटर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, बिजली। और ये सच है कि ये बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और संसाधन है जिसे ये डेटा सेंटर्स किसी थर्स्टी जाइंट की तरह पी रहे हैं और उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो है पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा सेंटर्स और होने वाले उससे पानी की नुकसान की। आज हम एक ऐसे संकट की पड़ताल करेंगे जो हमारी आंखों के ठीक सामने पनप रहा है, लेकिन डिजिटल दुनिया की चकाचौंध में छिपा हुआ है। यह है डेटा सेंटर द्वारा जल का संकट। यह कहानी है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि हमारी भूख दुनिया के एक सबसे शक्तिशाली, सबसे कीमती संसाधन पानी को खत्म कर रही है। हम जानते हैं कि ये डेटा सेंटर्स असल में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, क्यों दुनिया भर के में लेकर के इसमें बवाल मच रहा है, और क्या टेक्नोलॉजी हमें इस संकट से बचा सकती है। यह आपके डिजिटल जीवन को एक की वो छिपी हुई सच्चाई है जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। हम इसको कई भागों में बांट करके बात करेंगे। पहले भाग में हम बात करेंगे थर्स्टी क्लाउड यानी डेटा सेंटर के वाटर फुटप्रिंट का सच। तो चलिए सबसे पहले इस थर्स्टी क्लाउड के बारे में उसके आकार को समझते हैं। एक डेटा सेंटर का वाटर फुटप्रिंट 3 हिस्सों में बटा होता है और वह हिस्सा चौंकाने वाला है। आपको जानकर के हैरानी होगी, जो मैं आंकड़े आपको यहाँ प्रस्तुत करूँगा उनको कई भागों में मैं बांट करके प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहला, डायरेक्ट पानी का इस्तेमाल। यह वो पानी है जो डेटा सेंटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है और ये हजारों सर्वर 24 घंटे चलते रहते हैं और बेहिसाब गर्मी पैदा करते हैं। अगर इन्हें थोड़ा ठंडा न रखा जाए तो ये जल जाएंगे, और इन्हें ठंडा रखने के लिए सबसे आसान तरीका है वो है पानी। और ये कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है? एक बड़ा डेटा सेंटर एक दिन में 10 लाख से 50 लाख गैलन पानी इस्तेमाल करते हैं। 10 लाख से 50 लाख गैलन पानी, यह उतना ही पानी है जितना 30,000 से 50,000 लोगों का एक छोटा शहर एक दिन में इस्तेमाल करता है। और अक्सर यह पीने का साफ पानी होता है। हाउ शॉकिंग, आप सोच भी नहीं सकते। और अब आता है असली गेम चेंजर जो आप इस समय लगातार सुन रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई। जनरेटिव एआई हो जैसे चैट जीपीटी, मिड जर्नी या गूगल जेमिनाई, पारंपरिक कॉस्ट्यूम से कहीं ज़्यादा गुना ये ताकतवर होते हैं। एआई मॉडल को ट्रेन करने में या आपके सवाल जवाब देने में बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ओपन एआई के चैट जीपीटी 3 मॉडल को ट्रेन करने के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स में 7 लाख लीटर पानी, साफ पानी खर्च हो गया। एक शुरुआती अनुमान के मुताबिक जो है, चैट जीपीटी से 10 से 50 सवाल पूछना मतलब 500 ml का पानी की बोतल पीने के बराबर है। आप समझ रहे हैं कितने प्रश्न और क्या चीज़ें आप कर रहे हो। बड़ी टेक कंपनियों के आंकड़े इस ट्रेड को साफ दिखाते हैं। 2021 से 2022 के बीच माइक्रोसॉफ्ट का पानी का इस्तेमाल 34% बढ़ा है। गूगल का इस्तेमाल भी हर साल 20% से ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा राज तो अभी बाकी है।
दोस्तों, हम देखेंगे इनडायरेक्ट पानी का इस्तेमाल कितना करते हैं। यह डेटा सेंटर्स का वो छिपा हुआ वाटर फुटप्रिंट है जिसके बारे में कंपनियां बात करना पसंद नहीं करती हैं। यह वो पानी है जो डेटा सेंटर को चलाने वाली बिजली बनाने में खर्च होता है। आज आप देखते हो कि बिजली का कंजम्पशन हर जगह, हर सभी को विभिन्न उपकरणों, विभिन्न सामानों को उपयोग करने में चाहिए। कोयले, गैस या न्यूक्लियर पावर से चलने वाले बिजली के घरों को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, और यह आंकड़ा डायरेक्ट इस्तेमाल से कहीं ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में अमेरिकी डेटा सेंटर्स ने कूलिंग के लिए, आप सोच भी नहीं सकते, ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। और मैं इन आंकड़ों को क्यों बता रहा हूँ, ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ बातें बताऊँगा जो हमारे उत्तर प्रदेश और यहाँ भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 17 बिलियन गैलन पानी सीधे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसी साल हम बात करें बिजली के लिए 211 बिलियन गैलन पानी अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल हुआ, यानी कि 12 गुना से भी ज़्यादा। यानी कि जो पहला डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा इनडायरेक्ट भी इस्तेमाल हो रहा है। यह है पानी और ऊर्जा का वो गहरा रिश्ता जिसे वाटर एनर्जी कार्बन नेक्सस कहते हैं। अक्सर ऊर्जा बचाना, यानी कि जो हम सोचते हैं ना, पावर एनर्जी को कम करने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी कि इसको यूज़ को बढ़ाना, और पानी इस्तेमाल बचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगती है। यह एक जटिल ट्रेड ऑफ है जिसने इस संकट को और भी गहरा बना दिया है। दोस्तों, ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए हमें कुछ और आंकड़े, कुछ और चीज़ें समझने की आवश्यकता है। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं कि डेटा सेंटर्स का पानी की यह प्यास जो है अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह दुनिया भर के समुदाय और कंपनियों के बीच एक क्लैश की वजह बन गई है। हम देखेंगे, देखिए दोस्तों, मैं कुछ केस स्टडीज़ आपके सामने रखूंगा और उसमें क्या क्या बातें हुई हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों और ऑनलाइन मैंने उसको सर्च करके लिया है। डलहौज़ी करके ओरेगन में एक जगह है जिसमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर के काफ़ी लड़ाई लड़ेगी। ये कहानी है गूगल और एक छोटे से शहर की। गूगल जहां अपने डेटा सेंटर्स का विस्तार करना चाहता था, लेकिन उससे यह बताने से इनकार कर दिया कि वो कितना पानी इस्तेमाल करेगा। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? इसकी मेन वजह है ट्रेड सीक्रेट। स्थानीय लोग बहुत ही चिंतित थे। डलेस की हम बात कर रहे हैं, डेल्स बोल लीजिए इसको। एक स्थानीय अखबार जो है द ओरिगोनियन ने जानकारी के लिए एक केस कर दिया, और हैरान करने वाली बात यह थी कि शहर की सरकार ने, जिसका कानूनी खर्चा गूगल उठा रहा था, अखबार पर ही केस कर दिया ताकि जानकारी गुप्त रहे, और उसको लेकर के कई कैंपेन चले, कई प्रोटेस्ट हुए। 13 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद जो असली सच है वो सामने आता है। पता चला कि गूगल उस शहर का 1/4 से ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा था। एक स्थानीय ने तो मैं कई आंकड़े और ऐसे दूंगा जो आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। एक स्थानीय व्यक्ति ने इसे नाम दिया वाटर वैम्पायर, जिसको हम पानी का पिशाच बोल सकते हैं। इस मामले के बाद जो है गूगल को पूरे अमेरिका में अपनी वाटर पॉलिसी बदलनी पड़ी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियां जो है, जो कि अपनी हितैषी, समाज की हितैषी दिखाती हैं, वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। दूसरा केस हम देखेंगे, एक मेसा शहर है एरिज़ोना का। यहाँ पर जो है भेदभाव के लिए लोगों का गुस्सा है कि एरिज़ोना ने, एक रेगिस्तानी राज्य है, आपको पता ही है, जहाँ पानी सोने से भी अधिक कीमती है। यहाँ पता चला कि गूगल ने शहर के साथ एक ऐसी डील की है जिसके तहत जो है ना, उससे आम नागरिकों से बहुत कम रेट पर पानी मिलता है। यह खबर जैसे ही मार्केट में आई, सूखे के कारण जो है, जहाँ कई घर नहीं बन रहे हैं, लोगों ने कई सारे अपने काम रोक दिए, क्योंकि 100 साल से अधिक पर्याप्त पानी की गारंटी वहाँ पर नहीं है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा, वहाँ प्रदर्शन हुए, और प्रदर्शनकारियों का एक नारा था, नो एस सिक्वेशिया नो सिकोयू, यानी कि इसका पूरा मतलब है यह सूखा नहीं, यह लूट है। ऐसे ही एक केस है आपके एरिज़ोना का। यहाँ एक विशाल डेटा सेंटर कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव आया, जो शहर का सबसे बड़ा पानी और बिजली का उपभोक्ता बनने वाला था। लेकिन इस बार जो वहाँ की कम्युनिटी थी वो एकजुट हुई, और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि जो एक ऐतिहासिक रहा।
लोगों का तर्क था कि प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले जो पानी इस्तेमाल होगा वह रिक्लेम्ड वाटर, भविष्य का पानी है, जिसे कंपनी को 180 नौकरियों के बदले में नहीं दिया जा सकता। जनता के दबाव के आगे जो है सिटी काउंसिल को झुकना पड़ा और उन्होंने सर्वसम्मत से प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया। ये दिखाता है कि संगठित समुदाय, अगर हम बोलते हैं ना कि एक मुट्ठी जो अगर बंद हो तो वो बड़ी ताकतवर होती है, तो संगठित समुदाय की ताकत जो है ये दिखाता है। वैसे ही एक और केस है उरुग्वे के, और वहाँ पर जो है जो राष्ट्रीय संकट के रूप में जल राष्ट्रीय संकट के रूप में देखा जाता है और कॉरपोरेट की ज़रूरतें होती हैं, तो यह लड़ाई जो है सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। 2023 में उरुग्वे अपने 74 सालों के सबसे भयानक सूखे से गुजर रहा था। सरकार को राजधानी में पीने के पानी का खारा पानी जो है मिलाना पड़ रहा था। ठीक उसी समय गूगल ने वहाँ एक डेटा सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें रोज 76 लाख लीटर पीने का पानी इस्तेमाल होना था। तो यहाँ भी आप देख सकते हो ये सूखा नहीं है, यह एक प्रकार की कॉरपोरेट लूट है। यहाँ भी वह नारा गूंजा। भारी विरोध के बाद गूगल को अपना प्लान बदलना पड़ा। उन्होंने जहाँ पानी की जगह एयर कूलिंग का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह क्रिटिक्स जो हैं उनका जो है कहना है कि इसमें बिजली की खपत इतनी बढ़ जाएगी कि देश को अपने जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उसमें पावर प्लांट ज़्यादा चलाने पड़ेंगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा। और यह पानी ऊर्जा के ट्रेड ऑफ का एक सटीक उदाहरण हमने 3-4 उदाहरणों में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से यह आग जो है ना पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रही है। दक्षिण पूर्व एशिया के मलेशिया में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर्स की मांग को पूरी नहीं कर पा रहा है। स्पेन के लोग नए नारे के साथ आ रहे हैं, तुम्हारा क्लाउड हमारी नदी सुखा रहा है। यह साफ है कि डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज के लिए अब कहीं भी काम करना आसान नहीं है। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में डेटा सेंटर्स खोले जा रहे हैं। तो क्या इसका समाधान होना चाहिए? इनोवेशन की जरूरत, क्या टेक्नोलॉजी हमें बचाएगी? ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हमें समाधान की तलाश करनी चाहिए, और क्या हो सकते हैं समाधान, उन पर हमें बात करनी चाहिए। यह बढ़ते जो है वाटर क्राइसिस के दबाव के कारण जो है डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज अब पारंपरिक कूलिंग तरीकों से आगे सोचने पर मजबूर हो गई है, और यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प इनोवेशन हो रहे हैं। क्या वो हमें बचा पाएंगे, या जो डेटा सेंटर्स भारत में अब नए खुल रहे हैं उनके लिए क्या समाधान होना चाहिए? तो मेरे अनुसार जो मैंने गूगल और अन्य चीज़ों पर देखा है, उसमें पहला समाधान है एडवांस लिक्विड कूलिंग। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सर्वर इतने गर्म हो रहे हैं, अब उन्हें हवा से ठंडा करना मुमकिन नहीं हो रहा है, इसलिए इंडस्ट्री जो है लिक्विड कूलिंग की तरफ बढ़ रही है। ठीक है ना? आप जो है वैसे ही इसको ठंडा नहीं रख सकते, इसके लिए बहुत बड़े वॉल्यूम में पानी चाहिए होता है। तो लिक्विड कूलिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें भी डायरेक्ट टू चिप यानी DTC कूलिंग भी एक आती है, जिसमें एक कूलेंट सीधे पाइप के जरिए जो है सर्वर के सबसे गर्म हिस्सों जैसे कि CPU हो गया, GPU होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तक पहुंचाया जा सकता है। यह एक क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है, मतलब पानी भाप बनकर उड़ता नहीं है, बल्कि बार बार रिसाइकल होता है, जिससे पानी की बचत होती है। आपको मैं बता दूं कि जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है उसमें क्या होता है कि जो पानी वहाँ जाएगा ना, लगभग 40 से 60% पानी जो है ना इवेपोरेट हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्म ये डेटा सेंटर्स होते हैं। दूसरा एक तरीका हो सकता है इमर्सन कूलिंग। यह और भी क्रांतिकारी है। इसमें पूरे के पूरे सर्वर को एक खास तरह के नॉन कंडक्टिव तरल में डुबो दिया जाता है। यह सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका हो सकता है। इससे बिजली की खपत बहुत कम हो जाती है और पानी का डायरेक्ट इस्तेमाल लगभग शून्य हो जाता है। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना अभी बहुत महंगी है, तो भारत जैसे देशों में इसको क्या यूज़ किया जा सकता है, ये बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करें पानी के दूसरे समाधान पे, तो जो पानी का सोर्स ही है ना वो हमें बदलना होगा। जो यूज्ड वाटर होते हैं ना, अगर पानी इस्तेमाल करना ही है तो पीने का पानी ही क्यों है? अब कंपनियां जो है रिसाइकल्ड या रिक्लेम्ड वाटर का इस्तेमाल कर सकती हैं या कर रही हैं, यानी ट्रीट किया हुआ पानी यानी गंदा पानी। इसके कई सफल उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जैसे वाशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट ने शहर के साथ मिलकर एक वाटर रीयूज प्लांट बनाया है।
जिससे उनके डेटा सेंटर का पानी पीने का पानी जो है ना उसमें इस्तेमाल 97% तक कम हो गया है। यानी कि AWS जो एक कंपनी भी अपने 120 डेटा सेंटर में रिसाइकल पानी का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। वहीं एक और इलाज है, लेकिन ये बहुत ही क्रांतिकारी समाधान हो सकता है, वेस्ट हीट का इस्तेमाल। एक डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाली लगभग 100% बिजली आखिरकार गर्मी में बदल जाती है, जिसे बस हवा में छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस गर्मी को एक संसाधन की तरह इस्तेमाल किया जाए, यानी कि उस हीटिंग को हम किसी इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस सिस्टम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? चूँकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जो डिस्ट्रिक्ट हीटिंग होती है, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में मेटा जैसी कंपनियों के डेटा सेंटर्स में निकलने वाली गर्मी से हज़ारों घरों को गर्म किया जा रहा है। तो ये तो केवल ऐसे शहरों के लिए है जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर हमको इसको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के रूप में बात करें तो नीदरलैंड में इस गर्मी से ग्रीन हाउस में टमाटर उगाए जा रहे हैं, नॉर्वे में इससे मछली फार्म चलाए जा रहे हैं। यह सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा कई और समाधान है। क्यों ना हम डेटा सेंटर्स को समुद्र के नीचे, यानी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट जो है नेटिक एक है, वो जो है जियो थर्मल एनर्जी से कूलिंग जैसे भविष्य के समाधानों पर भी काम करें। ये टेक्नोलॉजी दिखाती है कि समाधान मौजूद है, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाना एक बड़ी चुनौती है। अभी देखिए जो भारत है या हम कह रहे हैं एशिया है, दक्षिण एशिया है या अफ्रीका है, इसमें जो अभी लोग अवेयर नहीं हैं। चूँकि कॉरपोरेट है वो हमसे वादे कुछ और करते हैं, उनकी हकीकत कुछ और होती है। उनकी दावों की अगर पड़ताल की जाए तो इसमें बड़े बड़े विवाद देखने को मिलेंगे। इन विवादों में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े वादे किए। सबसे बड़ा वादा जो है 2030 तक वाटर पॉजिटिव बनाने का है। वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कंपनी जितना पानी अपने ऑपरेशन में इस्तेमाल करेगी उससे ज़्यादा पानी वो पर्यावरण को वापस लौटाएगी। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जो है लेकिन शब्द है। इनकी गिनती में एक बहुत बड़ी चीज़ शामिल नहीं होती, वो बिजली बनाने में लगने वाला पानी। जैसा कि हमने देखा है यह असली खपत का 90% से ज़्यादा हो सकता है। तो ये कंपनियां अपने डायरेक्ट इस्तेमाल से ज़्यादा पानी लौटाकर वाटर पॉजिटिव होने का दावा कर सकती हैं, जबकि उनका कुल वाटर फुटप्रिंट जो है अभी भी बहुत बड़ा है और वो लगातार बढ़ रहा है। एक और तरीका है वाटर रिप्लेनिशमेंट प्रोजेक्ट्स। कंपनियां दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स फंड कर रही हैं, जैसे झीलों को साफ करना, किसानों को ड्रिप इरिगेशन देना के लिए पैसे देना, शहरों में पानी के लीक होने को ठीक करना। ये जो सारे जो है ना चैरिटी के और इस तरीके से कंपनियां काम कर रही हैं। ये प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ भी एक समस्या है कि पानी एक लोकल संसाधन है। जो ग्राउंड वाटर है वो वहीं के एक्यूफर में रहता है। अगर कोई कंपनी एरिज़ोना के रेगिस्तान में पानी इस्तेमाल कर रही है और उसके बदले ब्राज़ील के किसी जंगल में पानी लौटा रही है, तो इससे तो एरिज़ोना के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये एक तरह का अकाउंटिंग गेम बन जाता है, जो वैश्विक आंकड़ों में तो अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। जहाँ ये डेटा सेंटर खुल रहे हैं वहीं पर कोई लोकलाइज समाधान हमें देने चाहिए। और जब हम इन कंपनियों को 2025 की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स को देखते हैं तो एक अजीब सा जो कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है हमें। कंपनियां हर साल ज़्यादा एफिशिएंट हो रही हैं, उनका WUE यानी कि वाटर यूजेज इफेक्टिवनेस बेहतर हो रहा है, लेकिन AI की वजह से उनका बिजनेस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि उनकी कुल पानी और ऊर्जा की खपत भी तेज़ी से बढ़ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये खुद माना है कि AI के विस्तार के कारण 2020 के बेसलाइन से उनका कुल कार्बन उत्सर्जन जो है वह लगभग 23% से ऊपर हो गया है। यह दिखाता है कि सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने से यह समस्या सॉल्व नहीं होगी। विकास की रफ्तार जो है बचत की रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज है। हम देखते हैं कि सेविंग हमारे नेचर में बिल्कुल नहीं है। तो इसका क्या रास्ता हो सकता है? हमें एक संतुलित भविष्य की तरफ अगर बढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, तो ये कुछ चीज़ें जो है वह हमें बहुत ध्यान से समझनी होंगी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है?
क्या डेटा सेंटर्स का छिपकर काम करने का दौर अब ख़त्म हो गया है? अगर हम देखते हैं कि कोई सोशल जो है सर्विस करने वाली जो एजेंसी होती है या कोई एनजीओ है वह इनका विरोध करती है, तो उसको जो है एंटी डेवलपमेंट बोला जाता है, उसको वामपंथी बोला जाता है। यूरोपियन यूनियन जैसे रेगुलेटर जो है ना, अब डेटा सेंटर्स के लिए पानी और ऊर्जा की रिपोर्टिंग अनिवार्य कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स अब पानी के संकट को एक बड़े वित्तीय जोखिम के रूप में भी देख रहे हैं और स्थानीय समुदाय अब पानी की आवाज़ उठा रहे हैं। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो है एफिशिएंसी भी ज़रूरी है, और वाटर जो है क्राइसिस को भी हमें नज़र में रखना है। तो कंपनियों के लिए क्या है कि उन्हें पारदर्शी बनना होगा, पानी के इस्तेमाल को ट्रेड सीक्रेट समझने की मानसिकता छोड़नी होगी, उन्हें लिक्विड कूलिंग और रिसाइकल पानी जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, और सिर्फ टैक्स छूट देने की बजाय स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट बनाने होंगे जिसमें दोनों को फ़ायदा हो। खास करके जो एक्वीफर रिसाइकलिंग होती है उसको जो है कैच द रेन आदि जो प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, उस तरीके के प्रोग्राम को चला करके यहाँ पर लाभ दिया जा सकता है। सरकार एकदम इसमें क्लियर हो जाए कि उन्हें सिर्फ आर्थिक विकास देखकर डेटा सेंटर्स को खुली छूट देने की बजाय उनको सख्त नियम बनाने होंगे, पारदर्शिता को अनिवार्य करना होगा और इंसेंटिव को असली सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस से जोड़ना होगा। हमारे लिए यानी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं संसाधनों को, हमें भी यह समझना होगा कि हमारी हर डिजिटल एक्टिविटी का एक भौतिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। हमें उन कंपनियों से जवाबदेही की भी मांग करनी होगी जो हमारी डिजिटल दुनिया को चलाती हैं। एआई और डिजिटल भविष्य का वादा बहुत ही आकर्षक लगता है कि अब सब कुछ एआई करेगा, इस तरीके से होगा, लेकिन हम एक ऐसे सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसे हम क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं जो डिजिटल स्वर्ग नहीं बना सकता। डेटा सेंटर जल संकट की एक बड़ी चेतावनी है। टेक्नोलॉजी के विकास को पर्यावरण की सीमाओं का सम्मान करना ही होगा। अगर हमने आज सही कदम नहीं उठाया तो कल हमारे डिजिटल सपनों की कीमत चुकाने के लिए शायद पानी ही ना बचे। तो आगे का जो तृतीय विश्व युद्ध बोला जा रहा है वह वाटर पर ही होगा। क्या आप अपनी पसंदीदा ऐप्स, एआई सर्विसेज के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जानते हैं? आप जो है चैट जीपीटी पर और इस पर लगातार जो है सर्च कर रहे हैं, तो उनको इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचिए। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सभी कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा, और कोशिश ये करिए कि इस अवेयरनेस को, इस वीडियो को ज़रूर अपने घर परिवार दोस्तों के बीच शेयर करिए। मैं ये इसलिए कहानी बता रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई डेटा सेंटर्स अब लगातार खुल रहे हैं और उनका जो है इस्तेमाल अब यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, आगे का भविष्य क्या होगा, इस पर हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। इसके आगे मैं ये पूरी सीरीज चलाऊंगा जिसमें टेक्नोलॉजी कैसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। मैं धनंजय सिंह आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।